हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग पीछे की जो प्रीवियस क्लासेस अभी तक करवाई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आप लोग उन्हें अच्छे से कर चुके होंगे और उसमें कराए गए सारे क्वेश्चंस को ही याद कर चुके होंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को तब तक नहीं छोड़िएगा जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता, क्योंकि प्रीवियस ईयर का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, पूनम होम साइंस क्लासेस में। और इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज़ की नई आज की क्लास को, जहां हम हिंदी के 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है। नीचे आपको 4 भाषाएं दे रखी हैं, या फिर यूँ कहो कि 4 बोलियां दे रखी हैं, और आपको ये बताना है कि मागधी अपभ्रंश से कौन सी निकली है। पहला ऑप्शन है आपका ब्रज भाषा, दूसरा ऑप्शन है बांग्ला, तीसरा ऑप्शन है अवधी और चौथा ऑप्शन है बांगरू। तो आप सब अच्छे से जानते होंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बांग्ला भाषा आपके, एक सेकंड थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, बांग्ला भाषा जो है आपके मागधी अपभ्रंश से निकली है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज इस क्वेश्चन के बारे में और देना चाहूँगा। बांग्ला है, उड़िया है, असमिया है इत्यादि भाषाएं, ये इसके मतलब आपकी बांग्ला भाषा के साथ साथ उड़िया, असमिया, ये भाषाएं भी आपके मागधी अपभ्रंश से ही विकसित हुई हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। आपको ये बताना है कि भाषाई आधार पर भारत में सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन में है पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, बहुत ही पुराना और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है डिफेंस वालों का। ये जितने भी हमारे यूपी प्लस, यूपीएसआई या फिर कांस्टेबल वाले या फिर होमगार्ड वाले जो पेपर हैं, ये आयोग का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद भी होगा कि भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य जो बना था वो था आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अपना अगला क्वेश्चन है, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है। यानी हिंदी जो है वो कौन से भाषा परिवार में आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए भारोपीय। और दोस्तों, हिंदी के साथ साथ मराठी, गुजराती, ये भी भारोपीय परिवार की ही भाषाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है भारोपीय परिवार। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि हिंदी के साथ साथ मराठी और गुजराती, ये भी भारोपीय परिवार की ही भाषाएं हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, जिस टाइम का ये क्वेश्चन है उस टाइम 52 भाषाएं आयोग ने मानी है, 52 वर्णों की संख्या आयोग ने मानी है। तो आयोग के हिसाब से अगर देखा जाए तो राइट आंसर हमारा जो है 52। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो वर्णमाला आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी और वर्णमाला से ही ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है तालु से किस व्यंजन का उच्चारण होता है? दोस्तों व्यंजन और स्वर अलग अलग होते हैं, यहाँ वर्ण नहीं कहा है उसने, व्यंजन कहा है। तो यदि इसमें कोई स्वर होता तो हम सीधे सीधे उसको काट देते, लेकिन क्योंकि चारों व्यंजन ही दे रखे हैं तो इसलिए कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो जा व्यंजन है, ये जय, ये आपका तालु से बोला जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? यानी अनुनासिक स्वरों को हम किस स्थान का इस्तेमाल करके बोलते हैं, यानी कौन से अंक का इस्तेमाल करके बोलते हैं? तो अनुनासिक स्वरों को बोलने के लिए हम नाक और मुंह दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। नाक से कम और मुंह से थोड़ा ज़्यादा हवा निकलती है अनुनासिक स्वरों को बोलते समय। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, इनमें से पंचमा अक्षर कौन सा है? तो पंचमा अक्षर आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि पांचवा अक्षर जो होता है वो पंचमा अक्षर कहलाता है। और इसमें से कौन सा पंचमा अक्षर है? तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ऑप्शन नंबर ए माँ जो है वो हमारा पंचमा अक्षर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ऑप्शन ए है फा, ऑप्शन बी है भा, ऑप्शन सी है रह और ऑप्शन डी है। तो इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? इसमें से ऑप्शन डी जो है हमारा ऊष्म व्यंजन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? इसमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से करना है आपको। और ये सारे ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, इस बात को भूलना नहीं। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को ये सोच के मत चलना कि ये बहुत आसान है या बहुत कठिन है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, नदी का पर्यायवाची पूछा गया है हमसे, सरिता है, आपदा है, निम्नगा है या अपगा है? कौन सा इसमें से नदी का पर्यायवाची है? तो नदी का पर्यायवाची एकदम नया शब्द है, शायद आप लोगों में से किसी को पता भी नहीं हो। तो ये आपदा जो है ये नदी का पर्यायवाची है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बादल नीरद है, नीरज है या नीरजा है या अनिल है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं, बादल के पर्यायवाची शब्द नीरद है, जलद है, बारिद है, अम्बुद है, वारिधर है, जलधर है, मेघ है इत्यादि हैं। और जो इसमें नीरज दे रखा है ये कमल का पर्यायवाची होता है, और अनिल पवन का, अनल आग का और अनिल पवन का यानी हवा का पर्यायवाची होता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है नीरद, यानी बादल। नीरद, नीर के बाद में द लगा हुआ है तो बादल, ज लगा हुआ है तो
कमल यानी जल में खिलने वाला, जन्म लेने वाला। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसमें आसमान, आकाश का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे आसमान के पर्यायवाचियों को। आसमान के पर्यायवाची में एक व्योम है, नभ भी है, आकाश भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं, शून्य भी कहते हैं, अंतरिक्ष भी कहते हैं। जबकि रसाल जो है वो आम का पर्यायवाची है और गन्ने का भी है, और केतन जो है वो चिन्ह का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, व्योम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? इसमें शत्रु का पर्यायवाची पूछा है और ऑप्शंस हैं आपके अरि, कुमारगी, कुपात्र, सारंग। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि शत्रु के पर्यायवाची अरि होता है, दुश्मन होता है, और सारंग जो है वो हिरन का पर्यायवाची होता है। काफ़ी आता है सारंग, तो इसको भी ज़रा आप लोग ध्यान रखिएगा। सारंग जो है वो हिरन का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है शत्रु। शत्रु का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से? अरे अभी अभी तो बताया मैंने, शत्रु का पर्यायवाची अरि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? यानी यहाँ कुछ तद्भव दे रखे हैं जिसमें एक तत्सम शब्द भी दे रखा है आपको, और आपको बस उसी शब्द को पहचानना है। तत्सम शब्द कौन सा है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो तत्सम शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंक। बाकी के तीनों ये यहाँ तद्भव शब्द दे रखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें भी आपको तत्सम शब्द पूछा गया है। ऑप्शंस हैं पंख, पारा, पवन या पकवान। तो इसमें जो हमारा तत्सम शब्द है, पंख हमारा तद्भव है, पारा भी तद्भव है, और पवन जो है ये हमारा तत्सम शब्द है। बाकी पकवान भी हमारा तद्भव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15। आद्रक का तद्भव क्या है? यानी आद्रक जो है वो आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बताना है। तो इसका तद्भव शब्द जो है वो है आपका अदरक। कुछ नहीं होता, आद्र भी नहीं होता, और ये अदरक जो है ये आपका तद्भव है। ये भी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है? समष्टि का विलोम बताना है आपको। तो समष्टि का जो विलोम शब्द होता है वो है व्यष्टि। विशिष्ट का विलोम सामान्य है,
और एसिस्ट का विलोम शिष्ट है। तो चारों ऑप्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? तो भूगोल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है खगोल, और पाताल भी आकाश। मतलब ये जो आपका पाताल है इसका विलोम होगा आकाश। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें भूगोल शब्द का विलोम पूछा है तो भूगोल का विलोम होता है खगोल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, जिनका जन्म पहले हुआ हो उनके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? मतलब कहने का ये है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछना चाह रहा है। जिनका जन्म पहले होता है उन्हें क्या बोलते हैं हम? तो जिनका जन्म पहले हुआ होता है उन्हें हम बोलते हैं अग्रज। जा, अग्र मतलब आगे यानी पहले, और जा मतलब जन्म होना। तो जिनका पहले जन्म हुआ है उन्हें अग्रज बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? इसमें भी आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही बताना है। तो जो चीज़ परंपरागत चली आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? तो जो चीज़ परंपरागत होती है उसको हम अनुश्रुति कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? यानी बर्तनी से है ये क्वेश्चन, आपको सही बर्तनी बतानी है। इनमें से बर्तनी सही कौन सी है? पहला है अध्येता, दूसरा अध्येता, तीसरा अध्यात्म, और चौथा है अध्येता। तो इसका जो आपका राइट आंसर है, इसकी सही बर्तनी जो है अध्येता की, वो ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन 21 है, निम्न में से सही शब्द कौन सा है? यानी ये भी बर्तनी से ही आपको क्वेश्चन दिया गया है और कृतघ्न की बर्तनी पूछी गई है आपसे। और कृतघ्न की जो सही बर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये कृतधन नहीं होता है, कृतयन ये भी नहीं होता है, और जाहिर सी बात है जब ऑप्शन सही है तो ऑप्शन डी हमारा गलत होगा। जब एक ऑप्शन इसमें सही बर्तनी दे रखी है तो ऑप्शन डी का कोई वैल्यू नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो मैंने आपसे एक तरीका बताया था पहले ही। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? और बहुवचन पहचानने की आपकी मैंने एक तरीका बताया था कि आप इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके देखें, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन सा बहुवचन है, कौन सा एक वचन है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है लड़का। लड़का खेल रहा है। इस तरह से इसमें वाक्य में प्रयोग करके पता लगा सकते हैं कि ये शब्द हमारा बहुवचन नहीं है। इसके बाद अगली है ऑप्शन नंबर सी में है माता। तो माता जी आ रही हैं, क्योंकि माता शब्द जो है वो सम्मानीय शब्द है,
तो इसको हम बहुवचन की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ सम्मान की वजह से, ना कि ये शब्द बहुवचन है। ठीक है, तो माता शब्द भी बहुवचन नहीं होगा आपका। और किताब, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इस वाक्य को सुनते ही आपको लगेगा कि किताब हमारा एक वचन शब्द है, लेकिन इसमें ये जो प्राण दे रखा है, ये प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो राइट आंसर है। और कुछ और भी शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे आंसू है, हस्ताक्षर है, लोग हैं, प्राण है, दर्शन है, समाचार है। ठीक है, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है आपसे, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं? नहीं। 8? नहीं। 7? ये भी नहीं। तो ऑप्शन एक ही बचा हमारा बी, यानी सर्वनाम के सिर्फ 6 भेद होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें खेत रहना इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है। और ऑप्शंस हैं इसके, खेत की रखवाली करना, खेत में काम करना, वीरगति पाना, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वीरगति पाना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक का बाल होना, और ये क्वेश्चन पहले भी शिफ्टों में आ चुका है और मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा स्पेशल ध्यान देना, क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है। तो नाक के बाल होने का अर्थ आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि पहले भी ये पढ़ चुके हैं आप लोग। तो इसका जो अर्थ होता है वो है बहुत अधिक प्यारा होना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव कितने होते हैं? 36 होते हैं, 10 होते हैं, 33 होते हैं, 32 होते हैं? तो संचारी भावों की जो संख्या होती है वो होती है 33। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, बीती विभावरी जागरी अंबर, पनघट में डुबो रही तारा, घट ऊषा नगरी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसके ऑप्शंस हैं, उपमा अलंकार है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, या फिर रूपक अलंकार है। तो दोस्तों इसमें आपका जो है वो रूपक अलंकार है। क्योंकि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप दिखाया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। इसमें भी आपसे अलंकार पूछा गया है, और इसके ऑप्शंस हैं, उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है, श्लेष है, या अतिशयोक्ति है। तो इसमें बहुत ही बात को बड़ा चढ़ा के कहा गया है। मणि वाले फणियों का मुख भरा हुआ है हीरो से, यानी सांप का मुख हीरो से भरा हुआ है। तो इसमें बात को कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोला गया है, तो इस वजह से इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29 है, वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? यानी वीर रस में कौन सा गुण होता है? इसके ऑप्शंस हैं आपके, ओज होती है, प्रसाद होता है, माधुर्य होता है, या फिर सभी होते हैं। तो ओज जो है, ओज का मतलब होता है वीरता यानी हिम्मत। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ओज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपका पैराग्राफ से है। और पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को ही पढ़ लें, और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद फिर पैराग्राफ पढ़ें, जिससे कि आपका समय बच सके। तो पहले देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन नंबर 30 है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का क्या शौक था? और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था? और इसी से क्वेश्चन नंबर 3 है, सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ से हैं। तो क्वेश्चंस हमने देख लिए और चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। तो पैराग्राफ आपका ये है, प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी और मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पर्णकुटी थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने के बावजूद जनक को फ़कीरी का शौक़ था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया, किसका शौक़ था? फ़कीरी का। अब आगे पढ़ते हैं। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे। वे इस तरह राजकाज चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हों। तो यहाँ से आपको परमात्मा से उनका जो संबंध था वो संबंध का पता लग जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन के लिए आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं। सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते, शत्रुओं का पता करते, अपराधियों को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते, और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं थे। और ये रहा हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर। इसलिए लोग उन्हें विदेह जनक कहते थे। तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसमें मिल ही गए हैं। तो चलते हैं अब क्वेश्चंस के आंसर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, महाराज जनक का शौक़ क्या था? तो महाराज जनक को किस चीज़ का शौक़ था? यह आपने पैराग्राफ पढ़ के पता कर ही लिया होगा। और महाराज जनक का जो शौक़ था वो फ़कीरी का था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है, महाराज जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था? पुत्र का था, दास का था, सेवक का था, या विनम्र सेवक का था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विनम्र सेवक का संबंध था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं थे? तो किस कार्य में लिप्त नहीं थे? इसका जो राइट आंसर है वो है सांसारिक कार्यों में लिप्त नहीं थे। काफ़ी इजी पैराग्राफ रहा आज का। और इस पैराग्राफ के तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल साफ साफ दे रखे थे, पैराग्राफ में कोई घुमाव नहीं था। तो चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन हैं? ये आपके साहित्य से है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, हिंदी के जो प्रथम सूफी कवि की मान्यता, विद्वानों में मतभेद है इस चीज़ पे, क्योंकि अधिकतर विद्वान इस पर सहमत हैं कि मुल्ला दाऊद जो हैं वो कृत चंदायन
संभवतः हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है जो अवधी भाषा में लिखा गया है। इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है, क्योंकि मुल्ला दाऊद ने जो अपनी एक कृति लिखी थी चंदायन, उसे प्रथम सूफी प्रेम काव्य कहा गया है। तो इसी वजह से मुल्ला दाऊद को ही प्रथम सूफी कवि माना जाता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है। मतलब चंदायन में जो कहानी दे रखी है वो किसकी कहानी पे निर्भर करती है, मतलब किसकी कहानी की कॉपी कह सकते हो आप एक तरह से, मतलब किसकी कहानी को देख के लिखा गया है। जैसे MS धोनी की कहानी पे एक मूवी बनी है MS धोनी के ही नाम से, तो उसी तरह से ये जो चंदायन कृति जो लिखी हुई है ये किस कहानी पे लिखी गई है। लैला मजनू की है, शीरी फरात की कहानी पे है, या यूसुफ जुलेखा की कहानी पे है, चनैनी की कहानी पे है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चनैनी। ठीक है, इन्हीं की कहानी पे चंदायन लिखी गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे, और क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है। और नीचे 4 रचनाएं दे रखी हैं आपको। पहली शेखर एक जीवनी, दूसरी राग दरबारी, तीसरी तमस और चौथी कर्मभूमि है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, तमस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मलयालम भाषा के लेखक को मिला था, इसीलिए इसका राइट आंसर जो है वो मलयालम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे। यानी प्रेमचंद्र के द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया है। ज्ञानोदय है, आजकल है, दिनमान है या हंस है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हंस। इस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र जी ने किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समन्वय। दोस्तों, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल और बता देता हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। प्रेमचंद्र जी ने ये जो साहित्यिक पत्रिका थी हंस, इसकी स्थापना 1930 में करी थी। क्योंकि कई बारी पूछ लेता है कि हंस पत्रिका की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 1930 में की गई थी। और बनारस में की गई थी, और मृत्यु उपरांत 1936 में इसके संपादक रहे थे। ठीक है, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रीति काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है। यानी रीति काल को श्रृंगार काल किसने बताया है।
इसके ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी है रमाशंकर शुक्ल रसाल, और सी है रामचंद्र शुक्ल, और डी है मिश्र बंधु। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले जो हमारे कवि थे वो हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। दोस्तों थोड़ी सी डिटेल आपको इस समन्वय पत्रिका के बारे में भी दे देता हूँ। तो इसकी जो प्रकाशन वर्ष है वो 1922 है। समन्वय पत्रिका की जो प्रकाशन वर्ष है वो 1922 है, क्योंकि अक्सर पत्रिकाओं के प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए समन्वय पत्रिका की 1922 है। और इससे पहले जो आपको हंस पत्रिका के बारे में मैंने बताया था, इसकी जो प्रकाशन वर्ष है, स्थापना वर्ष वो 1930 है। हंस की 1930 है, और जो आपकी समन्वय है उसकी 1922। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और उम्मीद है कि आपको ये 40 क्वेश्चंस का जो सेट है वो पसंद आया होगा, और आप लोग इस क्लास से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो पढ़ रहे हैं, इनका कुछ फ़ायदा आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर होगा। और उसके लिए आप बने रहें इस चैनल पे लगातार, जहाँ पे मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते रहूँगा ऐसे ही, और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस काफ़ी सहायक साबित होंगे। तो ये हमारी आज की क्लास थी, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस यहीं तक। ओके, थैंक यू, बाय।